मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने इंडिया से यूरोप की डंकी लगानी है मिनिमम 15 से 20 लाख रुपया लगता है। अगर आपने पाकिस्तान से लगानी है तो 40 से 50 लाख रुपए लगते हैं। हाय, वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ हाईली स्पीक्स, होपफुली यू डूइंग वेल। जी, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डंकी कैसे लगती है, कैसे लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इलीगल तरीके से पहुंचते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो इलीगल तरीके से पहुंचना चाहते हैं, क्यों करते हैं ऐसे, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो हम लोग पहली तो बात ये डिस्कस करेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती कौन सी हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये वो कंट्रीज होती हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट हो रही होती है। डेवलपिंग कंट्री आती है जो कि आती है सेकंड वर्ल्ड, जिस तरह दुबई, सऊदी अरेबिया, ये वो कंट्रीज हैं जो कि अभी डेवलप हो रही हैं। फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वो होती हैं जो पहले से ही डेवलप्ड हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, ये कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। अब हम ये बताएं कि क्या वजह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो लोग हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाना चाहते हैं। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लोग हैं ये ज़्यादातर पुअर क्लास या मीडियोकर यानी कि अब लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इनमें मसला ये होता है कि इनके पास ना तो अच्छी नौकरियां होती हैं, ना इनके पास इतने पैसे होते हैं कि ये कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर सकें। और अगर इनके पास पैसे ये उधार ले भी लें तो इनको गारंटी नहीं होती क्या इस मुल्क में बिजनेस चलेगा या नहीं, क्योंकि हर वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट और दूसरे इतने मसले होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो भी नहीं अच्छी तरह से चल पाता। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग किसी तरह से इस मुल्क से बाहर निकल के किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ जाएं, जिससे हम लोग जो अपना आम लेबर जॉब्स करें, लेकिन उससे हम इतने कमा लें कि पीछे हमारा घर, जो हमारे वालिदैन है, हमारे बहन भाई, हम इनको भी सेट कर दें, खुद भी सेट हो जाए और एक बेहतर लाइफ गुजार सकें। तो ये जो लोग हैं फिर ये डिसाइड करते हैं जी हमने यूरोपियन कंट्री जाना है। अब यूरोपियन कंट्री जाने में दो तीन तरीके होते हैं कि पहला आप स्टूडेंट वीज़ा लगवा लो। स्टूडेंट वीज़ा पे इशू ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना है एज अ स्टूडेंट, अगर वहाँ का कोई लोकल सिटीजन होगा और वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है जिसमें आपने लेना, तो वो लेट्स से वो पे करता है एक साल का 20,000 पाउंड्स। तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 60,000 पाउंड्स पे करना है। आपने दो तीन गुना ज़्यादा पे करना है क्योंकि आप एक फॉरेन स्टूडेंट हो। ये इतने ज़्यादा पैसे हैं स्पेशली फॉर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पीपल कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ना तो कोई गवर्नमेंट लोन देती है कि जाएं ये ले लोन जाके बाहर से पढ़ के आ जाएं। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग कोई और तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप बिजनेस तरीके से अप्लाई कर लें। अगर आप बिजनेस बेसिस पे अप्लाई करते हैं बिजनेस वीज़ा, तो उस पे इशू ये आता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट डिमांड करते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हों, और आपको वो फिर वीज़ा देते हैं, वो भी ये सोच के कि आप यहाँ पे आके कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके पास पहले ही पैसे नहीं है स्टूडेंट वीज़े के, आपने बिजनेस कैसे करना है। तो फिर लास्ट ऑप्शन रह जाती है डंकी। डंकी का मतलब कि आप इलीगल तरीके से अपने मुल्क से उनके मुल्क में पहुंच जाए। अब जो लोग डंकी लगाना चाहते हैं वो पहली तो बात जाके कोई एक ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिसको हम कहते हैं एजेंट। एजेंट का काम ये होता है कि उसका बेसिकली, लेट्स से आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जाना है टूवर्ड्स एनी यूरोपियन कंट्री, लेट्स से फ्रांस, तो जो आपका एजेंट है उसका बेसिकली सीन ये होता है कि उसको पूरा पता होता है कि यार यहाँ पे बीच बीच में कौन कौन लोकल लोग आएंगे। वो बेसिकली उनको कहा जाता है डोंकर्स। वो उन लोगों के साथ इनका ताल्लुक होता है, और ये लोग जो डोंकर्स होते हैं, ये जब आप उनकी स्पॉट पे पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने फ्रांस जाना है, तो रास्ते में जो भी कंट्री आएगी आप वहाँ पे पहुंचते हैं, तो ये वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इनको पूरा रास्ता होता होता है, ये आपको पूरा गाइड करते हो, बल्कि आपके साथ सफ़र भी तय करते हैं और आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। अब जो एजेंट के साथ आपकी डील बनती है उस पे डिपेंड करता है कि एजेंट आपके साथ डील क्या बनाता है, सारा उस डील के ऊपर डिपेंड करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपने जाना है टुवर्ड्स फ्रांस, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, लेट्स से अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो आपका फर्स्ट स्पॉट होगा दुबई। क्योंकि काफ़ी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से जाती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रांस पहुंचना है तो आपने सबसे पहले सर्बिया पहुंचना है, तो सर्बिया की कोई डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है, तो इसलिए आपको पहले जाना पड़ता है दुबई। अब दुबई आप जब पहुंचते हैं तो दुबई से भी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है एक्चुअली में सर्बिया की। अब सर्बिया पहुंचने के और भी रास्ते हैं, तो आप या तो वाया तुर्की, यानी जिसको हम टर्की कहते हैं, आप वाया टर्की जाते हैं, या आप वाया किसी और एरिया से भी जा सकते हैं। अब जो लोग टर्की अगर वाया होके जाते हैं सर्बिया, सर्बिया जाने का बेसिकली रीज़न ये है कि सर्बिया बेसिकली यूरोप के बॉर्डर के बिल्कुल करीब लगता है। सेकेंडली, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्टिव है।
जब ये लोग आप यहाँ से निकलते हैं तो आपकी पहले प्रिपरेशन होती है। उस प्रिपरेशन में आपके पास अगर आप अपने साथ सूटकेस वगैरह लेके आए होते हैं तो आपको वो फेंकना पड़ता है। अगर आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं आपको वो फेंकने पड़ते हैं। आप एक नया बैग खरीदते हैं। अक्लमंद हो अगर आपका एजेंट तो आपको पहले ही बता देते हैं यार बैग लेके जाना बड़ा सारा जो आप कैरी कर सकें, क्योंकि आपने बहुत चलना होता है, बहुत ज़्यादा माइल्स आपने तय करने होते हैं बाय वॉकिंग। अब ये जो सफ़र है बेसिकली फ्रॉम सर्बिया टू यूरोप, इसके दरमियान में पहले आता है हंगरी। आपने हंगरी को क्रॉस करना है। अब जो हंगरी का बॉर्डर है फ्रॉम सर्बिया टू हंगरी, वो तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं आपको हंगरी को क्रॉस करने में। हंगरी के आगे आता है ऑस्ट्रिया। आपका अब जैसे ही आप ऑस्ट्रिया एंटर होते हैं तो मतलब कि आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एंटर हो गए हैं, आप यूरोप के अंदर एंटर हो गए हैं। सर्बिया से ऑस्ट्रिया तक का ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। इसमें आपने जंगलात से होके चलना, चल चल के गुजरना होता है। ये तकरीबन 3 से 4 दिन आपने लगातार चलना होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम। दिन के टाइम आपने अपने आप को छुपना पड़ता है। आपको आपको जाके किसी जगह पे ऐसे लेट जाना पड़ता है कि अगर ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरे या ऊपर अगर कोई चेक पोस्ट साइड पे कहीं पे बनी हो तो वो आपको देख ना सके। अगर वो आपको देख लें तो लकीली दे डोंट शूट यू, वो आपको सिर्फ पकड़ते हैं, आपको अरेस्ट करते हैं और आपको वापस सर्बिया भेज देते हैं। अब जब आप अपना सफ़र करना शुरू करते हैं, आप रात के टाइम चल रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ कोई टीम होती है। इस टीम में तकरीबन जितने भी लड़के होते हैं जो डंकी लगा रहे होते हैं, आप हो, आपके साथ कोई 10 लोग और हैं जो मिलके आपके साथ डंकी लगा रहे हैं। फिर आपके साथ होंगे डोंकर, 1 से 2 डोंकर होते हैं आपके साथ। अब ये जो डोंकर होते हैं ये आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं। इनके पास ज़्यादातर गन भी होती है, गन नहीं तो कोई छुरी वगैरह ज़रूर होती है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो आपको जो कहते हैं आपको करना पड़ता है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो आपको जंगल में भी छोड़ जाएँगे या आपको मार भी देंगे। सेकेंडली, इनके पास ना कोई खाने-पीने का सामान होता है ना कुछ। जो आपके पास सामान होता है इन्होंने आपसे ही आपका सामान लेके अपने लिए इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप ऑस्ट्रिया पहुँचते हैं तो आपका नेक्स्ट प्लान होता है कि आपने यहाँ से अपनी जोन से भी जगह पे पहुँचना है। लेट्स से अगर आपने इटली पहुँचना है, तो इटली पहुँचने का तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र है। अब ये सफ़र तय करने के 2-3 रास्ते हैं। पहला, बाय जहाज़, वो आप तय नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं है। सेकंडली, ट्रेन। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो मसला ये आता है वहाँ पे आर्मी के चेक पोस्ट बने होते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं, वो आपका पासपोर्ट चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं, वो आपको कहेंगे अपना आईडी कार्ड चेक कराओ। आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग बाय टैक्सी ट्रैवल करेंगे। इसका यूरोप की एक अच्छी चीज़ ये है कि इनके दरमियान में अगर आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो कोई चेक पोस्ट नहीं आती हाईवे पे, ठीक है? आप ऐसे ही समझ लें जैसे कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, कोई बंदा अमेरिका में रहता है तो आप समझ लें आप न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी आ रहे हैं। रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कोई ऊपर कैमराज़ लगे हों जो ऊपर से आपकी तस्वीर ले लेते हैं। जब आप अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इटली पहुँचना है या आपने जिस भी जगह पे पहुँचना है, आपको आपका एजेंट पहले ही बता देता है, आप पहले ही इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी रखते हो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इटली जा रहा हूँ तो इटली की पॉलिसीज़ क्या हैं, फ्रांस जा रहा हूँ तो फ्रांस की पॉलिसीज़ क्या हैं। ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक-दूसरे से बहुत मिलती हैं। इनके इन पॉलिसीज़ के मुताबिक जो इंसान इल्लीगल तरीके से आता है, वो आके जानबूझ के अपने आप को पकड़वा देता है। अगर वो नहीं पकड़वाता तो पुलिस पकड़ ले, पुलिस नहीं पकड़ती तो वो खुद भी अपने आप को पकड़वा देते हैं। इसकी वजह ये होती है क्योंकि आप इल्लीगल तरीके से एंटर तो हो जाते हो, अब लीगल होने का तरीका क्या है? लीगल होने का तरीका है आप पकड़े जाओ, वो आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएँगे, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेके आपको जज के आगे पेश करेंगे। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जज का क्या मूड है। अगर वो अपनी तरफ से अच्छे मूड में आया है, तो वो ये कर सकता है आपको एक अमाउंट डिसाइड कर देगा, यार लेट्स से आपने 10,000 पाउंड जमा कराने हैं, आपने 15,000 पाउंड जमा कराने हैं गवर्नमेंट को, कोर्ट को, और आप आज़ाद हो जाओगे और आपको असाइलम दे दिया जाएगा। असाइलम का माने होता है कि आप ये कहते हो कि यार मुझे मेरी कंट्री में खतरा है, मेरी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी जान बचाएँ, मुझे यहाँ पे रहने के लिए आप मुझे ग्रीन कार्ड दे दें या जो भी है, मुझे यहाँ की तो इजाज़त दे दें कि मैं यहाँ पे रह सकूँ। इस बेसिस पे आपको असाइलम दे दिया जाता है। इस तरह से जो लोग इल्लीगल तरीके से एंटर होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर वो लीगल हो जाते हैं। अब ये सारा डिपेंड करता है कि उस कंट्री की पॉलिसीज़ क्या हैं। जब आपको असाइलम मिल जाता है, अब आप वहाँ के सिटीज़न बन गए और अब आप अपनी फिर आम ज़िंदगी गुज़ारनी शुरू कर देते हो। जो लोग खुद नहीं पकड़े जाते या जिनको पता होता है कि यार इस कंट्री के जो पॉलिसीज़ हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, वो फिर इल्लीगल तरीके से ही जॉब्स करते हैं, इल्लीगल तरीके से ही घूमते-फिरते रहते हैं और हमेशा डरे रहते हैं कि कभी भी उनको कोई पुलिस वाला रोक ना ले।
ये इनकी एक ज़िंदगी बन जाती है। ये एक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है क्योंकि इसमें आपको दिली सुकून, मेंटल पीस नहीं होता और आप हमेशा परेशान रहते हैं। एट द सेम टाइम इसका एक और नुकसान ये है कि जो लोग असाइलम ले लेते हैं, वो ये याद रखें कि उनको उनके मुल्क में वापस नहीं आने दिया जाता। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि जो लोग डंकी लगाते हैं, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने इंडिया से यूरोप की डंकी लगानी है, मिनिमम 15 से 20 लाख रुपया लगता है। अगर आपने पाकिस्तान से लगानी है तो 40 से 50 लाख रुपए लगते हैं डंकी के। तो ये सोचने वाली बात है कि आपने इतने पैसे लगा दिए, प्रॉबेबली आपके पास पैसे खुद भी नहीं है, आपने उधार लेके किया है। तो इससे बेहतर है आप कोई ऐसा काम करें, आप पहले कोई ऐसी नौकरी करें जिससे आप काम सीख सकें और फिर ये जो पैसे हैं इनको अपने ऊपर इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस शुरू करें छोटा, और आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करें। ना कि आप यूरोपियन कंट्री में जाके एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजारें जिसमें आपने हर वक़्त मेहनत करनी है, 7-7 दिन मेहनत करनी है, दिन में 12-12 घंटे काम करना है और उसके बाद फिर थोड़े से पैसे आपके पास जमा होने हैं और ना आप अपनी फैमिली को मिल सकते हैं, ना आपको अच्छा खाना मिलता है, ना आपकी लाइफ़ अच्छी होती है। हर वक़्त आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उससे 10 गुना बेहतर है कि आप अपने ही मुल्क में रहें, मेहनत करें और पैसे कमाएँ। असल में मसला ये है हम लोगों में कि हम लोग जो है ना, बाहर के मुल्कों में आके मेहनत कर लेते हैं, बाहर के मुल्क में आके लोगों के बाथरूम साफ कर लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क में रहते हुए अपने मु अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करते। अमेरिका आ जाएँगे, यूरोप आ जाएँगे और आके मेहनत कर लेंगे, अपने मुल्क में नहीं करेंगे। ये असल में वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से डंकी लगती है, क्योंकि आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते अपने मुल्क में, क्योंकि वहाँ पे आपको शर्म आती है कि जी मेरी बरादरी का कोई बंदा देख लेगा मुझे मेहनत करते हुए। अमेरिका आके ये चीज़ रहती नहीं है, यूरोप आके ये चीज़ें रहती नहीं है, तो फिर लोग फिर डंकी लगाते हैं और बाद में फिर पछताते हैं, क्योंकि आप खुद सोचें यार, आप अपनी फैमिली को नहीं मिल पाते। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे 1-1 डेढ़-डेढ़ साल की उम्र में उनको छोड़ के आगे थे कि जी पीछे हालात नहीं इतने अच्छे, मैं उनको सपोर्ट करूँ। आज उस बात को 25-25, 30-30 साल हो गए, उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं देखा। सिर्फ़ एक वीडियो कॉल पे देखते हैं। अपने बच्चों की शादियाँ करा दी हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने लिए इतनी ज़्यादती वाली लाइफ़ आप अपने आप के साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा दुःख की बात ये है कि जो फैमिलीज़ हमारे पीछे बैठी होती हैं, वो भी नहीं कहती कि यार आजा, छड्ड है, आजा। वो भी कहती हैं नहीं-नहीं पैसे आ रहे हैं ना, उधर ही रह भई, पैसे आ रहे हैं, पैसे कमा हमें भेज, तू उधर ही रह, हम इधर इसी तरह खुश हैं। उनको भी फ्रीडम मिल जाती है, वो भी इस फ्रीडम को एन्जॉय करते हैं। मेरी सजेशन है कि डंकी से बचें, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई होप कि जो लोग डंकी लगाना चाहते हैं, वो ये वीडियो देख के डंकी ना लगाएँ। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ फिर से, अगर 100 लोग डंकी लगाते हैं, तो एटलीस्ट 30 टू 40% लोग जो हैं, वो कोई ना कोई मर जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा ज़ख्म लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डिपोर्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें, कितने पैसे लगते हैं डंकी लगाने पे। आप किसी से उधार लेते हैं, आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाए, फिर आपने पैसे कैसे देने हैं? अब आपके ऊपर उधार भी चढ़ गया उल्टा। तो बेहतर है डंकी से बचें। होप टू सी यू गाइस सून। हैव अ गुड वन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।